ठीक है, सामने ध्यान दो। अपनी बातें चल रही थी, मेब कार्यक्रम की बात कर रहे थे अपन, और मेब कार्यक्रम में ज़्यादा कुछ था नहीं। मेब कार्यक्रम के अंतर्गत ये था कि जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं, उन बायोस्फीयर रिजर्वों को मेब कार्यक्रम के तहत जो यूएनओ की यूनेस्को सॉरी जो यूएनओ की जो यूनेस्को संस्था है, उस यूनेस्को संस्था ने क्या किया था कि कुछ अपने अधीन करके उनके ऊपर कुछ अतिरिक्त जो फंड है वो उसके ऊपर खर्च करके, निवेश करके, और उनका कुछ अतिरिक्त तरीके से उनका विकास करने की, ठीक है ना, जो कल्पना की गई थी, उसके अंतर्गत जो यूनेस्को है उसने भारत के अंतर्गत जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व थे, उन 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से 12 बायोस्फीयर जो रिजर्व हैं, वो 12 बायोस्फीयर रिजर्व उस सूची के अंतर्गत शामिल थे। 18 बायोस्फीयर रिजर्व टोटल भारत में बताए थे, और उनमें से 12 बायोस्फीयर जो रिजर्व हैं, उन 12 बायोस्फीयर रिजर्वों को यूनेस्को ने इस मेब कार्यक्रम की सूची के अंतर्गत शामिल किया था, जिनमें कुछ है कि मैंने नाम भी बताए थे आपको, ठीक है ना। आज आज अपन इस क्लास में बात करने वाले हैं राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों की। किसकी बात करेंगे? राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्यों की। तो भारत में राष्ट्रीय उद्यान, हेडिंग डाल लें आप भी, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्य। भारत में राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्य, भारत में राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्य डाल लिया होगा, राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्य। तो पहले तो देखो ये समझना जरूरी है आपके लिए, सबसे मेन बात तो ये है कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, ये राष्ट्रीय उद्यान क्या है, और फिर उसके बाद में ये अभ्यारण्य क्या है, या इन दोनों में कोई अंतर है या दोनों एक ही बातें, ठीक है ना, दोनों की समथिंग बातें एक ही हैं, ऐसा तो है? ऐसा थोड़ी ना है, दोनों अलग अलग है। राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत किसी भी प्रकार के मानवीय हस्तक्षेप की, ठीक है ना, अनुमति नहीं दी जाती। किसमें? राष्ट्रीय उद्यान में। देखो जहां राष्ट्रीय का मतलब है जहां राष्ट्रीय महत्व की बात हो रही है, पूरे देश के महत्व की बात हो रही है, वो ऐसा सामरिक क्षेत्र है जो पूरे देश की इंपोर्टेंस ही रखता है, तो फिर वहां पर मानव हस्तक्षेप नहीं कर सकते, और मानवीय हस्तक्षेप के बिगड़ फिर उसका संरक्षण किया जाए, ऐसे क्षेत्र को बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान। ऐसे क्षेत्र को क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय उद्यान। और अभ्यारण्य की बात यह है कि अभ्यारण्य के अंतर्गत मानवीय हस्तक्षेप कई बार कर लिया जाता है, हालांकि इतने बड़े स्तर पर नहीं होता है अभ्यारण्य में भी, लेकिन वहां पर छोटे स्तर पर मानवीय हस्तक्षेप की अनुमति दे दी जाती है, जैसे पशु चराने के लिए अनुमति दे दी जाए, ठीक है, या फिर कोई सूखी लकड़ियां वगैरह हैं इस क्षेत्र के अंतर्गत, तो उनको काटने के लिए अनुमति कई बार दे दी जाती है। तो ये मूलभूत अंतर है राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्य। कई बार क्या होता है कि कोई अभ्यारण्य होता है, उस अभ्यारण्य की यदि इंपोर्टेंस पूरे देश के लिए महसूस की जाए, तो फिर उसको किस में रखा जाता है? उसको राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत रख लिया जाता है, उसी अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया जाता है। जैसे अपन राजस्थान की बात करें, ठीक है ना, मोस्टली बात करें तो राजस्थान के अंतर्गत वर्तमान समय में 3 राष्ट्रीय उद्यान महत्वपूर्ण तरीके से, ठीक है ना, जैसे मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान का नाम सुना होगा आपने, श्रीज का केवला देवी नाम सुना होगा आपने। तो ये राष्ट्रीय उद्यान है, क्यों? क्योंकि ये पूरे देश की धरोहर है, और पूरे देश की धरोहर है तो वहां पर मानवीय हस्तक्षेप किसी प्रकार का संभव नहीं है। ऐसी कंडीशन में उनको राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, और बाकी जहां पर कुछ या अल्प मात्रा में कुछ छूट दी जाए मानव को, तो वहां पर आप उस क्षेत्र को कहेंगे अभ्यारण्य कहेंगे। अब बात आती है कि राष्ट्रीय उद्यान भारत के अंदर राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? तो वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय उद्यान है 106, और यदि अभ्यारण्यों की बात करें तो वर्तमान में 528 अभ्यारण्य हैं। 528 अभ्यारण्य हैं और 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं। अब 106 को और 528 को अपन पढ़ नहीं सकते, तो इनको कुछ अपन महत्वपूर्ण जो राष्ट्रीय उद्यान है उनको और अभ्यारण्यों को महत्वपूर्ण तरीके से देख लेंगे। यहां तक बातें समझ में आ रही है? अब देखो, जो पहला जो राष्ट्रीय उद्यान बना है, पहला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम था हेली राष्ट्रीय उद्यान। हेली राष्ट्रीय उद्यान, हेली राष्ट्रीय उद्यान, और यह बन गया था 1936 में। कब बन गया था? 1936 में। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, हेली राष्ट्रीय उद्यान। और कब बना? 1936 में। यदि बात करें कि ये किस राज्य में है, तो ये उत्तराखंड में था। किस में था? उत्तराखंड में। वर्तमान में आपको पता है 106 हैं, जिनमें से पहले की जो स्थापना हुई उत्तराखंड में 1936 में। इस समय भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था हालांकि, लेकिन उत्तराखंड के अंतर्गत इसकी स्थापना हो गई थी। फिर उसके बाद में इसी हेली राष्ट्रीय उद्यान का नाम परिवर्तित किया गया, और वर्तमान में इसको जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? जिम कार्बेट, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान।
इस नाम से वर्तमान में इसको जाना जा रहा है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जान रहे हैं। और ये किस में है? उत्तराखंड में है। और इसके अंतर्गत जो संरक्षण किया जाता है वो बाघों का संरक्षण किया जाता है। किसका संरक्षण है? बाघों का। बाघों का बचाने के लिए प्रयास किया जा रहा है, तो बाघों के संरक्षण के लिए ये वर्तमान में कार्यरत है। तो ये पहला है। ये क्या है? पहला है। तो इसकी बात हो गई। अब जो आपने बातें समझी हैं उनको आप एक बार पहले लिख लें, साथ के साथ चलेंगे, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण जो राष्ट्रीय उद्यान है उनको साथ ही लिखवाते जाएंगे अपन। ठीक है, तो भारत में राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्य, पहले एक लाइन परिभाषा के तौर पे लिख दें, क्योंकि काफी लंबे समय तक चीजें याद नहीं रहती। परिभाषा के तौर पे ऐसे हेडिंग में लिखें पहले। वे क्षेत्र ध्यान रखना, क्षेत्रों की बात है जैव विविधता की दृष्टि से, जैव विविधता के वे क्षेत्र है ना, तो थोड़ा समझ जाना, केवल आपको थोड़ा समझाने का प्रयास है। वैसे एग्जाम में कोई परिभाषा थोड़ी आती है, वो तो समझाने का प्रयास है कि दोनों में अंतर क्या है। वे क्षेत्र जिनमें किसी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप नहीं हो, जिनमें किसी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप नहीं हो, किसी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप नहीं हो, किसी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप नहीं हो, तथा आखेट निषेध क्षेत्र हो। कहने का मतलब है आखेट की भी अनुमति नहीं है, आखेट निषेध क्षेत्र हो, आखेट निषेध क्षेत्र हो, उन्हें राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, उन्हें राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। तथा इसके विपरीत, तथा इसके विपरीत, तथा इसके विपरीत अभ्यारण्यों में, अभ्यारण्यों में कुछ हद तक, अभ्यारण्यों में कुछ हद तक, कुछ हद तक मानवीय हस्तक्षेप की छूट प्रदान की जाती है, मानवीय हस्तक्षेप की छूट प्रदान की जाती है। अब छूट में एक तो आखेट वाली बात है, ठीक है ना, और एक सूखी कोई लकड़ियां वगैरह हैं तो वो भी कोई स्थानीय वहाँ की जनजातियां वगैरह जो भी हैं वो काट सकती हैं, उनको छूट प्रदान की जाती है, छूट प्रदान की जाती है। नेक्स्ट लाइन में लिखें, भारत में 106 राष्ट्रीय उद्यान, भारत में 106 राष्ट्रीय उद्यान, 106 राष्ट्रीय उद्यान, ये 2023 तक की बात है, ध्यान रखना। 106 राष्ट्रीय उद्यान व 528 अभ्यारण्य हैं, 528 अभ्यारण्य हैं, 528 अभ्यारण्य हैं, ठीक है, 528 अभ्यारण्य। देखो एक चीज और बता दूं, ये कई बार समसामयिक की दृष्टि से या करंट अफेयर्स की दृष्टि से ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि 106 नंबर का कौन सा था, 106वां नंबर का कौन सा था, तो रायमोना, रायमोना, ठीक है ना, रायमोना, ये 126वां नंबर का रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, पूरा नाम ऐसे लिखेंगे आप, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, और ये 106 नंबर का था, और ये किस राज्य में है, तो ये है असम में। ये क्वेश्चन समसामयिक की दृष्टि से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। पहला और लास्ट का तो बनता ही बनता है, और यदि फिर कोई राष्ट्रीय उद्यान ऐसा है जिसमें कोई स्पेशली है, कुछ मोस्टली कुछ बातें हैं, ठीक है ना, जैसे बाघों के संरक्षण की सारी जितने भी हैं वो ज़्यादातर महत्वपूर्ण होते हैं, या कोई सरकार ने कुछ ऐसे निर्णय लिए हैं उसके ऊपर जो चर्चा में रहे हों, तो ऐसी फिर चीज़ें भी क्या होती हैं, थोड़ी महत्वपूर्ण बन जाती हैं। तो पहला और लास्ट का तो ध्यान रखना है। सबसे लास्ट 106 नंबर पे बना है 2023 में रायमोना, और ये कहाँ पर है, असम में है। और पहला था हेली राष्ट्रीय उद्यान, 1936 में बना था, उत्तराखंड में है, जिसको वर्तमान में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जा रहा है, जो बाघों के संरक्षण के लिए भी क्या है, विख्यात है। ठीक है, लिखें नेक्स्ट लाइन में लिखें 106वें नंबर का, 106 फिर वा लिखें, वा हिंदी का, 106वां नेशनल पार्क, 106वां नेशनल पार्क, 106वां नेशनल पार्क, 106वां नेशनल पार्क रायमोना, रायमोना असम का है, असम का है, असम का है, लिख लिया, प्रथम भी लिख लें यहीं पे। नेक्स्ट लाइन में लिखें
भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान हेली, हेली नेशनल पार्क भी बोल सकते हैं, नेशनल पार्क का मतलब इंग्लिश वर्ड काम में ले रहे हैं, और हेली राष्ट्रीय उद्यान भी बोल सकते हैं, हेली राष्ट्रीय उद्यान, हेली राष्ट्रीय उद्यान सामने डैश करके लिख दें उत्तराखंड में है, उत्तराखंड, बस इतना सा कर दे उत्तराखंड, और ब्रैकेट में लिख दें 1936, ब्रैकेट में कर दें 1936, लिख लिया। एक लाइन और लिख दें, किसके संरक्षण के लिए जाना जाता है, बाघों के लिए, लिखें वर्तमान समय में, वर्तमान समय में यह नेशनल पार्क है, वर्तमान समय में यह नेशनल पार्क है, वर्तमान समय में यह नेशनल पार्क है, बाघों के संरक्षण के लिए जाना जाता है, बाघों के संरक्षण के लिए जाना जाता है, बाघों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। नाम लिख ले क्या वर्तमान में इसका क्या नाम रखा गया है, नेक्स्ट लाइन में लिखें वर्तमान में इसे, वर्तमान में इसे जिम कार्बेट, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। लिख लिया, ठीक है, पहला और लास्ट का हो गया, और उद्यान और अभ्यारण्य की बात अपन ने कर ली। अब देखो नेक्स्ट एक बात आती है प्रोजेक्ट टाइगर, नाम सुना होगा आपने, प्रोजेक्ट डालना नहीं है, हेडिंग में डालना प्रोजेक्ट टाइगर, पहले समझ लो आप, प्रोजेक्ट टाइगर। देखो प्रोजेक्ट टाइगर का मतलब ये था कि भारत में क्या है कि थोड़े बाघ संकट में थे, बाघों की जो प्रजातियां थी वो संकट में चल रही थी, तो भारत सरकार ने सोचा कि इनको बचाने के लिए अपन को क्या किया जाए, तो जितने भी जो अभ्यारण्य वगैरह और जो उद्यान वगैरह थे, उन राष्ट्रीय उद्यानों को और अभ्यारण्यों को ये चिन्हित किया गया कि जहाँ पर बाघों के लिए अनुकूल वातावरणीय दशाएं हैं, उनके अंतर्गत इन बाघों का संरक्षण किया जाए। तो बाघों को बचाने के लिए एक स्पेशली एक प्रोजेक्ट कार्यक्रम चलाया गया जिसको प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से जाना गया, और ये कार्यक्रम चला गया 1973 में, 1973 में। अब ये जो कार्यक्रम चलाया गया था, इस कार्यक्रम को किसके द्वारा चलाया गया, तो एक कार्यक्रम, एक संगठन था जिसका नाम था WWF, वर्ल्ड वाइड फंड, ठीक है ना, वर्ल्ड वाइड फंड, फंड फंड का मतलब होता है कोष, ठीक है ना, वैश्विक कोष, ठीक है ना, उसके तहत इस कार्यक्रम को 1973 में चलाया गया। और ये जो कार्यक्रम है वो सिर्फ उनके ऊपर काम करेगा जो सिर्फ ऐसे उद्यान हैं जिनमें बाघों को बचाया जा सकता है, या बाघों की संकटमय प्रजातियां, ठीक है ना, वर्तमान में या खतरे के अंतर्गत चल रही हैं, उनको बचाने के लिए इसके सहयोग से 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। आप देखेंगे कि पूरे भारत के अंतर्गत इस प्रकार के जो टाइगर प्रोजेक्ट चले हैं वो 75 राष्ट्रीय उद्यानों में चल रहे हैं, कितने में, 75 में, और हैं कितने टोटल 106, कितने हैं 106, जिनमें से 75 के ऊपर, ठीक है ना, 75 के ऊपर उनको प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघों का संरक्षण उनके अंतर्गत किया जा रहा है। तो स्पेशली बाघों को बचाना है, क्योंकि ये जो प्रजाति है ये भारत में थोड़ा सा इसके ऊपर संकट थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है ना, गहरा रहा है, इसलिए इसको बचाना था। और 1973 से चालू है। कई बार तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई, ठीक है ना, यही पूछा है 1973, किसके सहयोग से, WWF के सहयोग से। कितने पर कार्य कर रहे हैं वर्तमान में, 75 के ऊपर, ये भी लिख लें, हेडिंग डाल लें प्रोजेक्ट टाइगर, हेडिंग डाल लें प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर हिंदी में बोलते हैं बाघ परियोजना, हिंदी में क्या बोलते हैं, बाघ परियोजना। लिखें भारत में, भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत, भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत WWF, WWF ब्रैकेट में कर लें वर्ल्ड वाइड फंड,
वर्ल्ड वाइल्ड फंड, और हिंदी में लिखना चाहे तो विश्व वन्य जीव कोष, विश्व वन्य जीव कोष, वर्ल्ड वाइल्ड फंड, विश्व वन्य जीव कोष की सहायता से, की सहायता से या सहयोग से, एक ही बात है, की सहायता से, की सहायता से 1973 में, 1973, 1973 में शुरू की गई, शुरू की गई। वर्तमान में भारत में 54, वर्तमान में भारत में 54, कितने बताए थे? 75 बताए थे क्या? 75 नहीं है, सॉरी, 54 है। वर्तमान में भारत में 54 प्रोजेक्ट टाइगर क्षेत्र हैं या बाघ परियोजना क्षेत्र हैं, 54 प्रोजेक्ट टाइगर क्षेत्र हैं या बाघ परियोजना क्षेत्र हैं। ठीक है, अब हेडिंग डाल ले कुछ अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान या अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान, ऐसे लिख लें, अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान, अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान, अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान लिख लिया। और नंबर 1 लिखें, अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान जिनमें नंबर 1 लिखें राजाजी, पूरा नाम लिखना, राजाजी नेशनल पार्क लिखो या तो, या राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान या राजाजी नेशनल पार्क, लिख लिया। कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड किसको बचाया जा रहा है? उत्तराखंड में है। आप इतना लिख लिया, हेडिंग के सामने ही कर दें इसको, तो उत्तराखंड में है। ठीक है, और नीचे एक लाइन लिख दें, बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, 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 लिख लिया। दूसरा लिखें मानस, मानस नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क ये असम में है, मानस नेशनल पार्क असम में है, असम में है। और पता है किसके लिए प्रसिद्ध है? राजाजी तो किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघों के लिए, हैं? वैसे राजा तो शेर होता है, हैं? लेकिन थोड़ा सा बाघ समझ लेना। उत्तराखंड में है राजाजी, और मानस असम में है, और ये राइनो के लिए प्रसिद्ध है। राइनो जानते हो क्या? राइनो क्या होता है? नहीं जानते? नाम सुना था क्या कभी? राइनो जानते हो क्या? सुरेंद्र जानता है क्या होता है? हैं? अब जान जाओगे आप। एक सींग वाला गेंडा, उसको राइनो बोलते हैं। राइनो के लिए एक सींग वाला, ठीक है ना, एक सींग वाला गेंडा, ब्रैकेट में करते हैं, एक सींग वाला गेंडा के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। लिख लिया क्या? देखो एक याद भी हो जाएगा, एक छोटी सी घटना घटित हुई थी, वो बता भी देता हूँ मैं, मुझे याद भी आ गई। ये जो मानस असम के अंतर्गत जो नेशनल पार्क है, जिसमें राइनो को बचाने के लिए, ठीक है ना, सरकार के प्रयास थे और इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित भी किया। लेकिन ये जो राष्ट्रीय उद्यान था, ठीक है ना, ये जो राष्ट्रीय उद्यान था राइनो, कई बार क्या करती है सरकारें, जो राज्य सरकारें होती है ना, वो उलट पुलट निर्णय ले लेती हैं। उलट पुलट निर्णय का मतलब होता है उनको पता नहीं होता है कि अपन क्या करने जा रहे हैं, और जल्दीबाजी में गलत निर्णय होते हैं। जैसे भारत सरकार ने एक बार गलत निर्णय लिया 1975 में, जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए नसबंदी कानून लेके आई। ऐसे असम सरकार ने भी एक बार क्या किया कि ये प्रजाति खतरे में थी। एक सींग का जो गेंडा ना सबसे ज्यादा पाया जाता है आसाम में, और आसाम में इस एक सींग वाले गेंडे को, राइनो को बचाने के लिए असम सरकार ने एक तत्काल निर्णय लिया, ठीक है ना, क्योंकि कोई जाके
मुख्यमंत्री, मेन कर्ता धर्ता मुख्यमंत्री होता है या शासन सचिव होता है, उसके कान में जाके ये फूंक मार दे कि स्थिति खराब है, तो फिर ऐसे ही निर्णय होते हैं बिगड़ सोचे समझे। क्यों? क्योंकि वो कभी इस चीज़ से जुड़े हुए होते नहीं है, फिर निर्णय उनको तो जैसे करने हो वैसे करने होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो एक सिंह का जो गेंडा होता है ना, उसके एक सिंह पता है कहाँ होता है, ऐसे सामने आता है एक सिंह, ठीक है ना। और वो जो सिंह होता है वो सिंह बहुमूल्य होता है। क्या होता है? बहुमूल्य। तो इस एक सिंह के चक्कर में क्या है कि उसकी एक सिंह की तस्करी होती थी। तस्करी का मतलब जानते हो ना? तस्करी, हाँ, अवैध व्यापार। तो उसकी तस्करी होती थी। अब क्या हुआ कि तस्करी सिंह कब मिले? जब गेंडे को मारा जाए, गेंडा मरे तभी तो सिंह प्राप्त हो। तो ऐसे क्या है कि कुछ लोग गेंडों का आखेट कर रहे थे, मार रहे थे और सिंह काट के लेके जा रहे थे। ये बात जब असम सरकार के पास गई तो असम सरकार ने क्या किया कि कैसे बचा सकते हैं इसको। तो असम सरकार ने एक आदेश जारी किया, ठीक है, कि जितने भी गेंडे हैं उनके सींग कटवा दो। क्या कटवा दो? सींग। तो कम से कम गेंडा तो बच जाएगा, गेंडा तो क्या हो जाएगा? बच जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे आदेश जारी किए। फिर बाद में जाके, ठीक है ना, कुछ पर्यावरणविदों ने बहुत भयंकर तरीके से इसकी आलोचना की और कठोर शब्दों से सरकार को लताड़ा कि आप जो तस्कर हैं, जो इनका आखेट कर रहे हैं, जो इनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप उनको नहीं पकड़ सकते, लेकिन एक जो बेचारा जो बोल नहीं सकता, उस बेजुबान, ठीक है ना, जीव को आप क्या कर रहे हैं? सींग काट के उसकी जो प्राकृतिक है, ठीक है ना, संतुलन की स्थिति है, उसको आप भंग कर रहे हैं। और ऐसा करते हुए यदि वो किसी तरीके से यदि वो प्रजाति नष्ट हो गई तो फिर क्या होगा? तो पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा। फिर सरकार के लगी सींगों में, गेंडे की नहीं लगी सींगों में, सरकार के सींगों में लगी कि बात सही है। ऐसा ही राजस्थान में हो रहा है, ठीक है। पेपर गिरोह को पकड़ा नहीं जा रहा, ठीक है ना, और पेपर के ऑप्शन बढ़ा दो, 5 कर दो 4 की जगह। पेपर चोर को नहीं पकड़ सकते, लेकिन विद्यार्थी को परेशान कर लो, उसको 2 घंटे पहले बुला लो सेंटर पे, ठीक है ना। और क्या करें? लड़कियों के आभूषण उतरा दो, है वहां से होती है सारी चीटिंग, आभूषणों में है, ठीक है ना। या फिर कोई कुछ बांध रखा है ना, कुछ नाल डोलडा वो भी बांध रखा है, तो सारी समस्या वहां है, उसको कर लो, लेकिन चोर को नहीं पकड़ेंगे। 5 ऑप्शन कर दिए। देखो, इसका मतलब है सरकार ने ये तो मान लिया कि पेपर लीक तो हो रहे हैं, पहले तो तैयारी नहीं थी सरकार मानने के लिए, अब 5 ऑप्शन है, इसका मतलब क्या है? इनडायरेक्टली ये तो संदेश है कि पेपर में ऐसा होता है। और ऐसा क्या होता है? पेपर ले गए वो भी कोई बात नहीं है, 5 ऑप्शन का मतलब तो ये भाव आ रहा है कि वो मार्कशीट भी भरी जाती है, खाली छुटवाई जाती है गिरोह के द्वारा, और उसको बाद में भरवाई जाती है, तभी तो 5 ऑप्शन आए ना, वही तो कारण था उसका। तो ये कारण है, मतलब सरकार को ये पता नहीं है कि खुद की पोली खुद दे रही है सरकार। तो ये राजस्थान में हो रहा है। ऐसे ही असम में हुआ था कि सबके क्या कर दो? सींग कटवा दो, ऐसे कारण है। तो ये याद रहेगा अब एक सिंग वाला गेंडा, ठीक है ना, मानस का। नेक्स्ट लिखिए, काजीरंगा नेशनल पार्क। तीसरा है काजीरंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क। ये भी कहां पर है? असम में। काजीरंगा नेशनल पार्क ये भी कहां है? असम में है। और वही बात है, राइनो के लिए ही प्रसिद्ध है। राइनो के संरक्षण के लिए जाना जाता है, राइनो के संरक्षण के लिए जाना जाता है। राइनो के लिए जाना जाता है। ध्यान रखना, इसकी एक खास बात और है, ये जो काजीरंगा जो नेशनल पार्क है ना, ये राइनो के लिए तो जाना ही जा रहा है, लेकिन एक जीव का और संरक्षण करेगा ये, वो और ऐड कर दो इसमें, और वो है दूसरे नंबर पे हाथी, ठीक है ना, सेकंड नंबर पे है। पहले नंबर पे तो किसको बचाना है? राइनो को, और दूसरे नंबर पे किसको बचाना है? हाथी को। और सबसे ज्यादा हाथी भारत में असम में ही है, सबसे ज्यादा हाथी कहां पर है? असम में। तो हाथी भी कर देना। दूसरा जानवर कौन सा है? हाथी। कहने का मतलब ये लिख दे कि हाथी का संरक्षण के लिए भी जाना जाता है। नेक्स्ट लिखें, डिब्रू सखोवा नेशनल पार्क। डिब्रू सखोवा नेशनल पार्क, सखोवा नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान, ये भी असम में ही है। कहां पर है? असम। किसका संरक्षण किया जाएगा? हाथी का। ये भी लिख लें, किसका संरक्षण किया जाएगा? हाथी का। नेक्स्ट लिखें, कितने हो गए? 4। 5वां लिखें, केबुल, केबुल लाम जाओ
केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहां पर है? हैं? मणिपुर में। हाँ बिल्कुल, लोकटक झील याद आ गई आपको? है मणिपुर, केबुल लामजाओ, ठीक है ना, मणिपुर में। किसके लिए है? खास बात क्या है इसके? कोई जीव खास बात नहीं है इसकी, केवल ये है कि ये खुद ही प्रसिद्ध है। इसको कहते हैं तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। लिखें, हाँ लिखें, तैरता हुआ नेशनल पार्क है। नेक्स्ट लाइन में लिख दें, यह तैरता हुआ नेशनल पार्क है। लिख लिया? नेक्स्ट लिखें 6 नंबर पे, इटाली, इटाली नेशनल पार्क, इटाली नेशनल पार्क, इटाली नेशनल पार्क, और यह है नागालैंड में, नागालैंड में, इटाली नेशनल पार्क नागालैंड में। लिख लिया? 7 नंबर पे लिखें बुस्सा, बुस्सा नेशनल पार्क, बुस्सा, गुस्सा नहीं है, बुस्सा, बुस्सा नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है सुंदरवन नेशनल पार्क, सुंदरवन नेशनल पार्क, सुंदरवन नेशनल पार्क, ये दोनों ही कहाँ हैं? पश्चिम बंगाल में, सुंदरवन नेशनल पार्क। नेक्स्ट लिखें दूधवा नेशनल पार्क, दूधवा नेशनल पार्क, दूधवा नेशनल पार्क, और ये है यूपी में, यूपी में, दूधवा नेशनल पार्क यूपी में। 10 नंबर पे लिखें कान्हा, कान्हा किसली, कान्हा किसली नेशनल पार्क एमपी, कान्हा किसली नेशनल पार्क एमपी में है। लेकिन स्पेशल बात यह है कि ये भी बाघों के लिए जाना जाता है, बाघों के संरक्षण के लिए। लिखें आप, बाघों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। कान्हा किसली नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, जो बाघों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। लिख लिया? 11 नंबर पे लिखें पेंच नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सॉरी छत्तीसगढ़ नहीं है, महाराष्ट्र है। मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र। लिखें, इसके नीचे लिखें पेंच मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र। लिख लिया? ये भी बाघों के संरक्षण के लिए, ये भी बाघों के संरक्षण के लिए, बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। हैं? जो आज तक एग्जाम में आए हुए हैं वो तो लिखा दें। हैं? नेक्स्ट लिखें, कितने हो गए? 12 नंबर पे लिखे कुन्नो नेशनल पार्क, कुन्नो, कुन्नो नेशनल पार्क, कुन्नो नेशनल पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ये तो अभी फेमस रहा भी है, चर्चा में भी रहा है कुन्नो नेशनल पार्क। किसके लिए? चीतों का संरक्षण किया जा रहा है वर्तमान में।
चीतों का, हाँ लिखें, चीतों का संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, जो किसके लिए फेमस है? चीतों के संरक्षण के लिए। और एक खास बात और है, क्या कि हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यहाँ पर अफ्रीका के नामीबिया देश से चीते लाकर इसमें शिफ्ट किए गए। और एक और चर्चा में रहा है ये कारण, एक कारण और है वर्तमान में, जो चीते लाए थे उनमें से एक दो का कार्यक्रम खत्म भी हो गया, ठीक है ना। तो जांच भी चल रही है वर्तमान में, तो ये एग्जाम की दृष्टि से थोड़ा महत्वपूर्ण बनता है। दोनों बातें लिख लें आप, लिखें इस उद्यान में अफ्रीका के नामीबिया, इस उद्यान में अफ्रीका के नामीबिया, इस उद्यान में अफ्रीका के नामीबिया नामीबिया देश से, अफ्रीका के नामीबिया देश से, नामीबिया देश से चीतों को लाकर, चीतों को लाकर शिफ्ट किया गया, शिफ्ट किया गया, शिफ्ट किया गया। लेकिन हाल ही में कुछ चीतों की मौत के कारण, कुछ चीतों की मौत के कारण, मौत के कारण भी चर्चा में रहा है, मौत के कारण भी चर्चा में रहा है, चर्चा में रहा है। नेक्स्ट लिखें 13 नंबर पे, इंद्रावती नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट लिखें तदोबा राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है। तदोबा नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। लिख लिया? आधे तो आपको वैसे ही याद आ जाएंगे, जैसे कुद्रेमुख है, कुद्रेमुख कहां पर है? कुद्रेमुख है, हाँ खान है ना, कुद्रेमुख की खान, ठीक है ना। लोएस की खान भी है, कुद्रेमुख है, ये है कुद्रेमुख नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान लिख लो। और ये है कर्नाटक में। कहां पर है? कर्नाटक में, कुद्रेमुख कर्नाटक। नेक्स्ट लिखें पेरियार, कहाँ है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क केरल में है। पेरियार नदी बहती है ना, पेरियार नदी, केरल। किसके लिए प्रसिद्ध है? वही बात है, बाघों के संरक्षण के लिए। पेरियार लिख लें एक लाइन, बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। लिख लिया? 17 नंबर पे लिखें गिर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, गिर गुजरात में है। जैसे गे वैसे भी ध्यान रखना है। और गिर नस्ल की गायें राजस्थान में पड़ी है ना आपने, तो गिर नेशनल पार्क है, ये गुजरात में है। लेकिन सबसे बड़ी खास बात क्या है, किस जीव के संरक्षण की बात की जाती है यहाँ? एशियाटिक शेर, एशियाटिक शेर लिखें, एशियाटिक शेर के संरक्षण के लिए जाना जाता है या प्रसिद्ध है। एशियाटिक शेर या एशियाई शेर भी लिख सकते हैं उसको। लिख लिया? नेक्स्ट लिखें, कितने हो गए? नेक्स्ट लिखें रंगना थिट्टू, रंगना थिट्टू नेशनल पार्क, रंगना थिट्टू
रंगनाथिट्टू नेशनल पार्क कहाँ है? रंगनाथिट्टू नेशनल पार्क कर्नाटक में है, कर्नाटक, कर्नाटक। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी बनता है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन? मोर। उसके संरक्षण के लिए, और भारत में अकेला है ये, मोर के संरक्षण के लिए। लिखें, मोर के संरक्षण के लिए। लिख लिया? नेक्स्ट लिखें, वेदांत थंगल, वेदांत थंगल, वेदांत थंगल, आधा न है बीच में, वेदांत थंगल नेशनल पार्क, वेदांत थंगल नेशनल पार्क कहां पर है? तमिलनाडु, तमिलनाडु। और एक चीज लिख लें, यह भारत का पहला पक्षी उद्यान भी है, यह भारत का पहला पक्षी उद्यान। पक्षियों को बचाने के लिए पहला प्रयास यदि कोई किया गया तो यह पहला प्रयास वेदांत थंगल में, जो तमिलनाडु में किया गया। लिखें, पहला, भारत का पहला पक्षी उद्यान, ऐसे लिख लें, भारत का पहला पक्षी उद्यान की जगह विहार कर लो, थोड़ा ठीक रहेगा। भारत का पहला पक्षी विहार। 20 नंबर पे लिखें, बनेरा हाटा, बनेरा हाटा नेशनल पार्क, बनेरा हाटा नेशनल पार्क कहां पर है? वैसे तो कर्नाटक में है, लेकिन आप बेंगलोर लिख लें, समझ जाएंगे ना, बेंगलोर। और नहीं समझे तो ब्रैकेट में कर लो कर्नाटक है, कर्नाटक। किस लिए प्रसिद्ध है? तितली के संरक्षण के लिए, और भारत का पहला ही है, दूसरा भी बना भी नहीं है। भारत का पहला तितली संरक्षण के लिए उद्यान, तितली संरक्षण के लिए उद्यान पहला है, तितली संरक्षण के लिए उद्यान। नेक्स्ट लिखें, सिमलीपाल, कल भी आया था बायोस्फीयर रिजर्व में, सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा, उड़ीसा, सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा। बस इतना ही लिखना है, उड़ीसा। और इसके बाद में लिखें भितरकणिका, भितरकणिका नेशनल पार्क, और ये भी उड़ीसा में ही है। भितरकणिका, भितरकणिका नेशनल पार्क, ये भी किसमें है? उड़ीसा में ही है, भितरकणिका नेशनल पार्क। कितने हो गए? खूब है। और लिखा है, जो आज तक क्वेश्चन पूछे हैं ना वो तो सारे आ गए, और जिनकी इंपॉर्टेंस ही बनती है वो भी आ गए, ठीक है। और बाकी इनको देखना है, ठीक है ना, तो आपको मैटर मिल जाएगा, सारे एक जगह भी मिल जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट अपना टॉपिक है, इसी के अंतर्गत अगली हेडिंग है भारत में वन रिपोर्ट, भारत में वन रिपोर्ट, भारत में वन रिपोर्ट। और ये वन रिपोर्ट है 2021 की, भारत में वन रिपोर्ट 2021, भारत में वन रिपोर्ट 2021। इधर ध्यान दो, देखो वन रिपोर्ट का मतलब क्या है? वन रिपोर्ट का मतलब है कि वनों के आंकड़े बताना, और वनों के आंकड़े प्रकाशित करने का काम, ठीक है ना, या आंकड़ों के बारे में बताने का जो कार्य किया जाता है, वो कार्य किसके द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है वन संरक्षण अधिनियम के तहत है, ठीक है ना, जो अपने वनों को बचाने के लिए या उसके ऊपर कार्य करने के लिए जो देहरादून नामक जो संस्थान है, ठीक है ना, देहरादून में, ठीक है ना, वो संस्थान या वो विभाग जो देहरादून में है वो इसके लिए आंकड़े प्रकाशित करता है। और वो जो आंकड़े प्रकाशित करने का जो कार्य किया जाता है
वो जो अपने उपग्रह होते हैं, अंतरिक्ष में जो उपग्रह होते हैं ना, सैटेलाइट, उन सैटेलाइटों से इमेज ली जाती है कि कहाँ पर कितने कितने प्रकार के, ठीक है ना, या कहाँ पर कितनी संख्या के अंतर्गत क्या है, वन है, उसके एरिया को देखा जाता है। और फिर जो उपग्रह से जो आंकड़े प्राप्त होते हैं उसके आधार पर प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में, ठीक है ना, जो देहरादून विभाग है, ठीक है ना, वो विभाग क्या करता है, भारत में वन रिपोर्ट जारी करता है। और ये जो रिपोर्ट है ये प्रति 2 वर्ष बाद में, प्रति 2 वर्ष बाद, ठीक है ना, प्रति 2 वर्ष बाद। प्रति 2 वर्ष बाद रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। अभी देखो 2021 की रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, 23 में रिपोर्ट आनी थी, अभी आई नहीं वो, है ना, अभी आंकड़े उसके प्रकाशित हुए नहीं, प्रकाशित होने वाले ही हैं। आते ही इसकी रिपोर्ट के अंतर्गत जो भी आंकड़े आएंगे उनमें थोड़ा सा चेंज मिलेगा आपको, लेकिन ध्यान रखना पीछे की रिपोर्ट भी पढ़ना पड़ता है। इसलिए पढ़ना पड़ता है क्योंकि दोनों की तुलनात्मक समीक्षा, कितने बढ़े कितने घटे, कहाँ बढ़े कहाँ किस राज्य में घटे, ये सारी चीज़ें दोनों रिपोर्टों से ही तय होती हैं। तो अभी 2021 की रिपोर्ट चल रही है और प्रति 2 वर्ष के बाद में रिपोर्ट जारी करता है। और पहली जो रिपोर्ट जारी की गई थी वो की गई थी 1987 में। सबसे पहली जो वन रिपोर्ट है, फर्स्ट वन रिपोर्ट, ये कब जारी की गई थी, 1987। 1987 के बाद में 89 है, 91, 93, 95, 97, 99, ठीक है ना, 1, 3, 5, 7, ठीक है ना, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, ये 21वीं आई गई है 23वीं अब आने वाली है। तो इस प्रकार से ये रिपोर्ट क्या की जाती है, जारी। और ये किसके ऊपर आधारित होती है, सैटेलाइट के ऊपर। किसके ऊपर, सैटेलाइट के ऊपर, लिख लें आप। ये कितने नंबर की है, यदि अपन 87 को, ठीक है ना, पहली रिपोर्ट गए तो ये वन रिपोर्ट है 17वीं, ठीक है ना। तो ऐसे हेडिंग डालें, भारत में वन रिपोर्ट 2021 और ब्रैकेट में लिख दें 17वीं। 2-3 बातें तो ऊपर हेडिंग में ही कंप्लीट हो गई। कौन सी रिपोर्ट है, 17वीं। इसमें लिखें भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून। देहरादून कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में, उत्तराखंड, देहरादून उत्तराखंड द्वारा प्रति 2 वर्ष के अंतराल पर, प्रति 2 वर्ष के अंतराल पर, प्रति 2 वर्ष के अंतराल पर, प्रति 2 वर्ष के अंतराल पर वन रिपोर्ट, प्रति 2 वर्ष के अंतराल पर वन रिपोर्ट, वन रिपोर्ट उपग्रह के आंकड़ों, उपग्रह के आंकड़ों, सैटेलाइट बोलते हैं, उपग्रह के आंकड़ों के आधार पर जारी की जाती है, उपग्रह के आंकड़ों के आधार पर जारी की जाती है। जारी की जाती है। नेक्स्ट लाइन में लिखें, यह विभाग 1987 से, यह विभाग 1987 से वन रिपोर्ट जारी करता आ रहा है, वन रिपोर्ट जारी करता आ रहा है, वन रिपोर्ट जारी करता आ रहा है। लिख लिया। अब आपको एक चीज समझ में आ गई क्या, कि जो अपन रिपोर्ट पढ़ रहे हैं वो कितने नंबर की रिपोर्ट है, 17वीं। और 17वीं वन रिपोर्ट कब की बातें हैं, 2021 की। और ये जो रिपोर्ट 2021 में पेश की गई, इस रिपोर्ट की एक खास बात है, और ये एग्जाम में क्वेश्चन बन भी सकता है। खास बात यह है कि पहले तो क्या है कि वनों की बात की जाती थी रिपोर्ट में, और जो भारतीय वन संरक्षण विभाग देहरादून है ना, वो वनों को बचाने के लिए या वनों के ऊपर जो आंकड़े जारी करने का कार्य है, या वनों से रिलेटेड जो भी बातें हैं, ठीक है। हाँ, क्या बात चल रही थी, रिपोर्ट की। जो 17वीं रिपोर्ट 2021 में पेश की गई,
इसकी कुछ खास बात है। पहले भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग है ना, वो सिर्फ क्या करता था, वनों के आंकड़े प्रकाशित करने का कार्य कर रहा था। लेकिन पहली बार इस रिपोर्ट के अंतर्गत, पहली बार इस रिपोर्ट के अंतर्गत, 17वीं रिपोर्ट के अंतर्गत, जो गिर के जंगल हैं, कहाँ पर है, गुजरात में, जो गिर के जंगल हैं उन जंगलों के ऊपर, और जो बाघ परियोजनाएं हैं, जो बाघ संरक्षित क्षेत्र हैं, उनके ऊपर पहली बार चर्चा की गई इस रिपोर्ट में, ठीक है ना। और इसके आंकड़े भी जुटाने का कार्य किया इस रिपोर्ट के अंतर्गत, और ये पहली बार देखने को मिला। तो ये भी एक स्पेशली बात है, इसको भी लिख लें। नीचे नेक्स्ट लाइन में लिख लें, 17वीं वन रिपोर्ट में पहली बार, 17वीं वन रिपोर्ट में पहली बार, 17वीं वन रिपोर्ट में पहली बार बाघ परियोजना, बाघ परियोजना वह गिर के जंगल या गिर के जंगलों, गिर के जंगलों के अध्ययन को भी, गिर के जंगलों के अध्ययन को भी, गिर के जंगलों के अध्ययन को भी रिपोर्ट में शामिल किया गया, रिपोर्ट में शामिल किया गया। ठीक है। अब देखो इस रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है ना, किसके अनुसार, 17वीं रिपोर्ट के अनुसार, लिखना नहीं है, भारत में कुल वन व वृक्षों का क्षेत्रफल, कुल वन व वृक्षों का क्षेत्रफल। देखो इसको थोड़ा समझना। पहली तो बात की है कुल वनों की। कुल वन क्या है, जहां पर जंगल है, जहां पर जंगल है, जिन जंगलों ने पूरे एरिया को घेर रखा है, उस पूरे एरिया को काउंट कर रखा है, वो तो है कुल वन। और वृक्षों का मतलब क्या है, वन भी आ गए, तो वनों के अलावा भी तो वृक्ष हैं। आपके घर पे कोई वृक्ष है तो उसको वन थोड़ी कहेंगे, उसको वृक्ष कहेंगे। तो बात तो पेड़ों की हो रही है, जंगल में भी तो पेड़ की बात हो रही थी आपके, लेकिन दोनों में अंतर है, ठीक है ना। वो एरिया जंगल का है और ये एक खुले का क्षेत्र है। और इसके अंतर्गत जो क्षेत्रफल गिना जाता है ना, क्षेत्रफल का मतलब है जमीन की बात कर रहे हैं कि कितने जमीन पर है। इसका मतलब ये नहीं है कि जहां पर पेड़ खड़ा है इसकी जमीन को भाई 2 फीट हो गई ये गिन ले, ये नहीं होता। इस पेड़ ने कितना आकार घेर रखा है ऊपर से, ये वाला एरिया पूरा आता है, ये वाला, अब इसका क्षेत्रफल गिना जाता है। समझ गए क्या मेरी बात को। तो ये क्षेत्रफल इसमें क्या होता है, काउंटिंग होता है। अब लिखें आप, नेक्स्ट लाइन चेंज करके लिख लें, भारत में कुल वन व वृक्षों का क्षेत्रफल, कुल वन व वृक्षों का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल 8,09,537, 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है। 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। देख लिया, या ये तो आंकड़ा याद करना पड़ेगा, 8,09,537, 8,09,537 ये तो है वर्ग किलोमीटर में। अब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ये भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है। तो भारत के क्षेत्रफल का ये है 24.62%। कितना है, 24.62%। और सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन यही पूछा है, 24.62%। लिखें, इसी के नीचे लिखें, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 24.62% है, लिख लिया। नेक्स्ट लिखें, भारत में, भारत में कुल वन क्षेत्र, ध्यान रखना अब वृक्ष की बात नहीं की गई है, किसकी बात की गई है, भारत में कुल वन क्षेत्र की बात की गई है। भारत में कुल वन क्षेत्र, भारत में कुल वन क्षेत्र 7,13,789 है। कितना है, 7,13,789 वर्ग किलोमीटर,
7,13,789 वर्ग किलोमीटर में है, वर्ग किलोमीटर है। और क्षेत्रफल की बात करें तो इसी में साथ लिख लें, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 21.71% है, 21.71% है, 21.71% है। अब पीछे की रिपोर्ट भी पूछी जा सकती है ना भाई, 17वीं रिपोर्ट पूछी गई तो 16वीं में क्या मामला था वो भी लिख लें एक लाइन में। भारत में 16वीं रिपोर्ट, भारत में 16वीं रिपोर्ट 2019, ब्रैकेट में 2019 करते हैं, भारत में 16वीं रिपोर्ट 2019, 16वीं रिपोर्ट 2019 और डैश करके लिख दें, ज़्यादा अंतर नहीं है, बस 0.4 की कमी थी, 21.67% था। कितना परसेंट था? 21.67% था। ठीक है, तो वर्दी कितने की हुई ये भी तो पूछा जा सकता है भाई। 16वीं रिपोर्ट में आप कह रहे हो कि 21.67% और अब 17वीं में बढ़कर कितनी हो गई, ये 17वीं रिपोर्ट है और 17वीं में बढ़कर आपने कितना बता दिया 21.71, तो आपको वर्दी दिख रही है। प्रतिशत में तो कितनी है 0.4%। ठीक है, और यदि आंकड़ों में पूछ ले तो वो भी लिख ले, दोनों ही लिख ले। लिखें कुल वन क्षेत्र में वर्दी, नीचे की लाइन में लिख लें कुल वन क्षेत्र में वर्दी, मतलब 16वीं से 17वीं रिपोर्ट में वर्दी की बात कर रहे हैं। कुल वन क्षेत्र में वर्दी ब्रैकेट में लिख लें 2019 से 2021 तक, 2019 से 2021 तक, 2019 से 2021 तक 1540 वर्ग किलोमीटर, 1540 वर्ग किलोमीटर। कमी कितनी है, क्षेत्रफल की बात करें तो 1540 और प्रतिशत की बात करें तो ब्रैकेट में लिख लो आप 0.4% की कमी है। लिख लिया वर्दी, सॉरी वर्दी। ठीक है, ये कुछ आंकड़े थे। अब बाकी जो आने वाले हैं ना अगली क्लास में, जो अगली क्लास होगी अपनी, उसमें भी सारे आंकड़े आएंगे और ये कल अपना टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक बार अपन थोड़ा सा इनके ऊपर चर्चा कर लें, आंकड़ों के ऊपर दोबारा से। ठीक है ना, भारत में वन रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई, लास्ट वन रिपोर्ट, मेरे साथ बोले आप, कॉपी को बंद कर दें। भारत में वन रिपोर्ट 2021 में, कौन सी वन रिपोर्ट थी, 17वीं। यदि अपन बात करें कि भारत में जो वन संरक्षण या वन विभाग है जो देहरादून, ठीक है ना, भारतीय वन संरक्षण विभाग देहरादून, ठीक है ना, लिखा हुआ ना कहीं पर देहरादून, हाँ, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून जो उत्तराखंड में है, इसने पहली रिपोर्ट कब जारी की, तो 1987 में। एक चीज का ध्यान रखना, आप गिनोगे ना तो आपके 17वीं नहीं आएगी, 18वीं आ जाएगी। कब आ जाएगी, आ रही थी क्या, गिन के देख ली क्या? 87 की जो वन रिपोर्ट है, ठीक है ना, 2 साल बाद में आंकड़े प्रकाशित होते हैं, तो काम इसने 87 में किया तो 89 के अंतर्गत रिपोर्ट आएगी। तो 87 में इसने काम किया था, ठीक है ना, तो पहली वन रिपोर्ट को 87 के नाम से जान रहे हैं। ठीक है, करके देख लेना, शायद मेरे हिसाब से 18वीं आए तो ऐसे देख लेना कि वो 2 साल बाद में आंकड़े प्रकाशित होते हैं। जैसे अभी 2023 में जो आंकड़े प्रकाशित होंगे ना, वो 21 के होंगे। किसके होंगे, 21 के। तो 87 के आंकड़े 89 में क्या हुए हैं, प्रकाशित हुए हैं। तो इस हिसाब से ध्यान रखना, लेकिन ये 17वीं है, आप क्रम से गिन ले, बोले कि सर ने शायद गलत लिखा दिया हो, ऐसा कुछ ही नहीं है, 17वीं वन रिपोर्ट थी 2021 में। और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में, ठीक है ना, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून क्या करता है, आंकड़े प्रकाशित करता है। किसके आधार पर करता है, सैटेलाइट, ठीक है ना, उपग्रह के आधार पर करता है। इसके बाद में बात है, हाँ, जो 17वीं वन रिपोर्ट थी 2021 में जो जारी की थी, इसमें पहली बार एक कुछ चेंज देखने को मिला था, और वो मिला था कि पहली बार इसमें बाघ परियोजना की और गिर के जंगलों का अध्ययन किया गया, पहली बार। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बाघ परियोजना और गिर के जंगलों का अध्ययन इसमें पहली बार किया गया। फिर बात आती है कि इस रिपोर्ट के अनुसार, 17वीं रिपोर्ट 2021 के अनुसार, भारत में कुल वन व वृक्षों का क्षेत्रफल, वन का मतलब है जंगलों की, वृक्षों का मतलब है जो कहीं पर भी खुले में, ठीक है ना, उग रहे हैं, उनका क्षेत्रफल की बात करें तो उनका टोटल क्षेत्रफल है
8,09,537 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यदि आप भारत के कुल क्षेत्रफल का परसेंट देखें तो 24.62% होता है। फिर भारत में कुल वन क्षेत्र की बात करें, अब वर्ष नहीं है, ध्यान रखना, कुल वन क्षेत्र की बात हो रही है, तो वो है 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। यदि इसको कुल क्षेत्रफल के लिहाज से देखें तो 21.71% आता है। और यदि 16वीं वन रिपोर्ट में पीछे जाके आप देखेंगे 2019 में, तो इसका प्रतिशत 21.67 था। इसका मतलब है प्रतिशत में वृद्धि कितने हुई, 0.4 की। और यदि आप देखें क्षेत्रफल के आंकड़ों के लिहाज से तो 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। कल ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट अगली क्लास में देखें।